आज़ादी का इतिहास नहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। आजान बाहु ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी मुझसे लेना। नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और आज हमारे प्यारे और भारत के महानतम सेनापति महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और उसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री कलकत्ता पहुंचे और उन्होंने महान सेनानी को, महान स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक प्रोग्राम हुआ जिसके लिए नेताजी के पोते सी के बोस ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और ये 55 साल बाद हुआ था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री दोबारा से कलकत्ता पहुंचा था। ऐसा अवसर एक बार 1965 में आया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नेताजी की एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए 23 जनवरी 1965 में कलकत्ता गए थे। उसके बाद भारत ने तमाम प्रधानमंत्री देखे, तमाम बड़े बड़े नेता देखे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर दौरा नहीं हुआ और इसको लेकर नेताजी की बेटी ने भी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि हमारे पिताजी को, हमारे जो पूर्वज हैं उनको सम्मान मिल रहा है और देश उनको स्वीकार करने का जो अब तक झिझक थी उसको पूरी तरीके से स्वीकार। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का भाषण हुआ दिया, जिस तरीके की बातें रखी, उन्होंने बताया कि भारत के हर नागरिक के नसों में खून बह रहा है, उसमें नेताजी का कर्जा है, हमारे ऊपर नेताजी का कर्जा है कि उन्होंने उस समय देश को आज़ादी का एक ऐसा स्वप्न दिखाया था, एक ऐसी कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि मैं आज़ादी मांग कर नहीं लूँगा बल्कि छीन कर लूँगा और बाद में भारत ने छीन कर ही आज़ादी पाई थी, मांग कर नहीं पाई थी। निश्चित तौर पर ये जो प्रोग्राम था बेहद सम्मानजनक प्रोग्राम था, लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो इस प्रोग्राम में भी अपनी जो पुरानी आदत है उसको दिखाने से बाज नहीं आई। जब ममता बनर्जी को बोलने के लिए बुलाया गया तो ममता बनर्जी जैसे ही चल रही थी तभी जय श्री राम के नारे लगने लगे और ममता बनर्जी इससे क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई और ये कहा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद में अगर किसी की बेइज्जती की जाती है तो ये ठीक नहीं है और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। यानी ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से बेइज्जती महसूस होती है। ऐसा कहते हुए ममता बनर्जी ने जय बांग्ला जय हिंद कहा और वो मंच छोड़कर चली गई। उससे पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ ममता बनर्जी को देखा गया, लेकिन दोनों के बीच में 5 फुट की दूरी थी और ये दूरी किस वजह से थी? शायद ममता बनर्जी शर्मिंदा थी इस बात को लेकर जो उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कही थी कि वो अगर कलकत्ता आएंगे तो मैं उनको मारूंगी, या फिर इस तरीके की बातें कही थी कि मैं उन्हें मिठाई की जगह पत्थर दूंगी। ऐसी बातें कहने वाली ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के साथ प्रोटोकॉल की वजह से खड़ा होना पड़ा था क्योंकि राज्यपाल भी वही थे और उसके बाद ममता ने अपनी भड़ास निकाली। इससे पहले ममता ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें और इसीलिए ममता बनर्जी ने बिना किसी पूर्व योजना के एक पैदल मार्च भी निकाला और उस शब्द पर आपत्तियां जताई जो प्रधानमंत्री ने दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस मनाने के नाम पर। ममता ने यह कहा कि इसको पराक्रम क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, देश नायक शब्द होना चाहिए था। जो शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था उस शब्द का सम्मान नहीं किया गया बल्कि पराक्रम का शब्द दे दिया, जबकि उन्हें समझना चाहिए था कि ये पराक्रम शब्द नेताजी के लिए नहीं बल्कि उनके द्वारा दिखाई गई वीरता के लिए है और उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के मनाना भारत के हर व्यक्ति के लिए गौरव की बात है क्योंकि नेताजी ने जो कुछ किया वो आज तक भारत के लिए किसी ने नहीं किया था। उन्होंने भारत की दबी कुचली जनता को जो उठ खड़ा होकर लड़ना भूल गई थी उसको लड़ने के लिए तैयार किया था। उसने आज़ाद हिंद सेना के तौर पर उन भारतीय सैनिकों को तैयार किया था जो ब्रिटिश फौज में रहते हुए विदेशी फौजों के सामने हार गए थे। उन्होंने उन लोगों को तैयार किया था, उन दबे कुचले लोगों को, उन महिलाओं को भी तैयार किया था जो महिला अपना गहना किसी को नहीं देती है। उन महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक नेताजी के लिए दान कर दिए थे। ऐसे महान नेताजी के जन्मदिन को अगर प्रधानमंत्री पराक्रम दिवस कहते हैं तो उसमें गलत क्या है? लेकिन ममता को यह लगता है कि अगर इस तरीके से पराक्रम दिवस बताकर और नेताजी को सम्मान करके जो बंगाल के लोग हैं उनके दिलों में प्रधानमंत्री की पैठ और ज़्यादा गहरी हो जाएगी, इसी डर से ममता ने इस पूरे प्रोग्राम के दौरान ये नाटक किया। उससे पहले उन्होंने भाषण दिया कि दिल्ली को ही देश की राजधानी क्यों होना चाहिए, पूरे जो चारों कोने हैं देश के उनमें एक एक राजधानी होनी चाहिए। कलकत्ता पहले राजधानी थी, बाद में दिल्ली बन गई और अब भी हम चाहते हैं कि एक नेता, एक देश, एक
नारा और एक पार्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें बदलाव आना चाहिए। यानी कि ममता ये चाहती है कि देश में 4 प्रधानमंत्री हों, 4 राजधानियां हों और 4 पार्टियां हों। इस तरीके की बातें करके ममता बनर्जी किसको खुश करना चाहती हैं, किसकी चाटुकारिता करना चाहती हैं, कौन से तुष्टीकरण की बात कर रही हैं, वो आज तो कम से कम उन्हें ये भूल जाना चाहिए था। क्योंकि आज इस देश के महानतम सेना नायक और अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाले, अंग्रेजों को डरा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। लेकिन ममता बनर्जी अपनी राजनीति से बाज नहीं आई और उन्होंने इस तरीके की बातें करके एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्षेत्रवाद का कार्ड खेलना चाहती हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज नेताजी के बारे में तमाम संस्मरण दिए और उन्होंने कहा कि लाल किले पर जब मैं आज़ाद हिंद सेना की टोपी लगाकर भाषण दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, मुझे नेताजी का आशीर्वाद मिल रहा था और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रहा था। क्योंकि जिस आज़ाद हिंद सेना ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को सशस्त्र तरीके से लड़ा था और अंग्रेज़ों को ये दिखा दिया था कि भारत के लोग किसी से कम नहीं है, वो अपनी आज़ादी छीन कर भी ले सकते हैं। और इसी के बाद परिणाम हुआ था कि 3 साल के भीतर अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। कहा तो यह जाता है कि अंग्रेज कांग्रेस के आंदोलन से भागे थे, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज़ाद हिंद सेना के बाद में जो केस चला था उसमें देश के तमाम वकील, तमाम पार्टियों की जो पाबंदियां थी उनको छोड़कर एक साथ खड़े होकर आज़ाद हिंद सेना के अधिकारियों के लिए केस लड़ रहे थे। दूसरी तरफ देश की जनता थी जो उनके लिए अपनी तरफ से समर्थन कर रही थी। और उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई थी कि भारत की जो नेवी थी उसमें म्यूटनी हुई थी, उसमें विद्रोह हुआ था और अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि आज़ाद हिंद सेना ने जो आग देश में लगाई है उसको काबू कर पाना अब अंग्रेजों के लिए बस की बात नहीं है। और इसीलिए उन्होंने तभी से प्लान बना लिया था कि अब तो हर हालत में भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। नेताजी के बारे में अगर बात होती है तो हरिपुरा अधिवेशन को हम नहीं भूल सकते, जिसमें नेताजी ने आज़ादी मिलने से 8 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं देख रहा हूं कि 8-10 साल में अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं, हमें आज़ादी जरूर मिलेगी लेकिन उस आज़ादी के साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा और अगर हम उन चीज़ों को नहीं बदल पाए तो ये आज़ादी बेमानी हो जाएगी। और उनकी भविष्यवाणी दोनों ही सच हुई थी। 8 साल के भीतर भारत आज़ाद भी हुआ था, लेकिन बाद में नेहरूवादी जो कांग्रेस की सरकारें रहीं उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तमाम परंपराओं को न तो बदला न उनमें सुधार हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि 80 का दशक आते आते भारत भ्रष्टाचार के गर्त में डूब गया। तमाम संस्थाएं एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई और भारत में जिन चीज़ों का विरोध अंग्रेजों के ज़माने में हो रहा था उन्हीं चीज़ों को सरकार ने अपना हथियार बना लिया था, चाहे इंडियन पुलिस रही हो या फिर जुडिशरी का सिस्टम रहा हो। तमाम जो चीज़ें शिक्षा पद्धति रही हो, इन पर सवाल उठाए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन चीज़ों को कांग्रेस ढोती रही और बाद में जब एनडीए की सरकारें आई तो इन्होंने सुधार करना शुरू किया, जिसको वामपंथी और वामपंथी स्वीकार नहीं करते हैं। वामपंथी एक तरफ नेताजी का नाम अब तो लेते हैं, लेकिन जब नेताजी जिंदा थे तब वामपंथियों ने उनके खिलाफ तमाम तरीके के प्रचार किए थे, दुष्प्रचार किए थे, उनको अपमानित करने के तमाम काम किए थे। आज वामपंथी भी नेताजी की जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब वो नेताजी के खिलाफ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जनता बहुत बड़ा कोई स्टेप ले सकती है। वैसे वामपंथी बंगाल से साफ हो चुके हैं, कांग्रेस पहले ही साफ हो चुकी है और अब ममता के साफ होने की बारी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने 125वें जन्मदिवस पर नेताजी के पोते के आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने बंगाल में जाकर घोषणा की कि अगर आज नेताजी होते तो वो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते, क्योंकि भारत आज दुनिया के तमाम देशों की मदद कर रहा है। पहले नेताजी ने दूसरे देशों की मदद से भारत से अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया था और आज भारत इतना मजबूत हो चुका है कि भारत एलओसी से लेकर एलएसी तक हर तरफ दुश्मन को नई चुनौती दे रहा है और दुश्मन के दांत खट्टे कर रहा है। नेताजी की नीति कभी नहीं थी कि पड़ोस के दुश्मन देशों के सामने आप गिड़गिड़ाएं, जैसा नेहरू ने किया था या उनके बाद आने वाले कांग्रेसी नेता थे उन्होंने किया था। निश्चित तौर पर नेताजी की नीति यह थी कि सठे साठ्यम समाचरेत और इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने जर्मनी जाकर हिटलर से मुलाकात की, भारत के लिए आज़ाद हिंद सेना का गठन किया, सिंगापुर रेडियो से ऐलान किया और उस ऐलान का जो एक शब्द था भारत के लोगों के रक्त में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला था। उसी का नज़ारा था कि आज़ाद हिंद सेना ने भारत के मोर्चों पर अंग्रेजी सेनाओं को हराने का भी काम किया था और देश को एक करने का भी काम किया था। जिस महात्मा गांधी ने नेताजी के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारा था,
कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हीं महात्मा गांधी को ये कहना पड़ा था कि आज़ाद हिंद सेना का जो योगदान है देश की आज़ादी में वो किसी से कम नहीं है। बाद में नेहरू को भी आज़ाद हिंद सेना के तमाम जो बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ केस चला था लाल किले में, उसमें पैरवी करनी पड़ी थी। उस समय देखने वाला नज़ारा था कि चाहे जिन्ना हो या दूसरे अन्य लोग हों, ये सब के सब भूला भाई देसाई के नेतृत्व में एकजुट होकर नेताजी के उन सिपाहियों के लिए लड़ रहे थे जिनका पहले ये विरोध करते हुए नजर आते थे। निश्चित तौर पर यह दुनिया शक्ति की उपासना करती है और यह बात नेताजी से ज़्यादा बेहतर कोई और हमें नहीं सिखा पाया। उन्होंने बता दिया था कि अगर आज़ाद होना है तो निश्चित तौर पर हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके सिंगापुर रेडियो के उस भाषण का एक अंश मैं आपको बोलता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर आपको गुलाब का फूल सूंघना है तो कांटे की चुभन आपको महसूस करनी पड़ेगी। अगर आपको सुख से रहना है तो दुख सहने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मेरे साथ आने पर मैं नहीं कहता कि आपको राज मिलेगा, आपको गद्दी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। आप अगर मेरे साथ आएंगे, मेरी सेना से जुड़ेंगे, आपको घाव मिलेंगे, किसी का पैर टूटेगा, किसी की जान जाएगी, किसी माता का सिंदूर बिगड़ेगा, किसी का भाई जाएगा। तो ऐसे नेताजी के जन्म दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने अपनी कृतज्ञता जाहिर की है, देश का सम्मान उनके सामने जाहिर किया है और उनके नाम पर उनकी जन्मशती को आज जिस तरीके से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी ये बात समझनी चाहिए थी। शायद वो इस बारे में भूल कर गई और उन्होंने बंगाल के सेंटीमेंट को समझने की बजाय अपनी कोरी राजनीति को जारी रखा, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम से हट गई। बाद में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की श्रद्धांजलि दी है उससे बंगाल के लोग गदगद हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि दूसरी बार भारत का कोई प्रधानमंत्री उनके नायक, महानायक, भारत के नायक और परम श्रद्धेय महान सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने के लिए आया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत।